हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो देखिए, ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो में ये बना रहा हूँ, अपनी जो बीआरसी का जो वर्क असिस्टेंट का एक जो एग्जाम होता है। ओके, किसका? बीआरसी का जो वर्क असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है ऑन द बेस ऑफ 10th के बेस पर होता है, राइट? तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको आगे से यूट्यूब पे जो भी मेरा कंटेंट होगा वो यहाँ से आगे मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। ओके, तो सबसे पहली बात, मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ओके, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वन वीडियो है ऑन द यूट्यूब एंड माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो देखो, सबसे पहले मेरा नाम वीरेंद्र घाड़गे है। ओके, मैंने जो आईजीसीएआर, मतलब आईजीसीआर क्या है? अपना एक बीआरसी का एक यूनिट है। कहाँ पर है वो? बेस है तमिलनाडु में, ठीक है। वो बेस है अपना तमिलनाडु में, कल्पकम आपको पता होगा वहां पर। उसका देखो 2022 में शायद, हाँ, 2022 में जुलाई मंथ में उसका एग्जाम हुआ था आईजीसीआर का, इसका वर्क असिस्टेंट का। ठीक है, तो वो मैंने क्लियर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी दूसरा जगह पर था ज्वाइनिंग, तो उसकी वजह से मैं इसको नहीं कर पाया ज्वाइन। ठीक है, तो ये याद रखिए कि मैंने खुद से ये वाला जो वर्क असिस्टेंट का एग्जाम है वो मैंने खुद क्लियर किया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था या फिर जैसे भी मैंने पढ़ाई की थी, वो आप सभी को बेनिफिशियल रहेगा उस एग्जाम को निकालने के लिए। सो दैट्स वाई मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम पैटर्न समझ लेंगे। जो भी पैटर्न है अपना बीआरसी का जो वर्क असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या रहता है। ओके, तो देखो, पैटर्न तो सिंपल है। पहले तो क्या रहता है अपना, आई होप कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आप सभी को दिखाई दे रहा है। पहले तो अपना मेंस का एग्जाम रहता है, फिर एडवांस का रहता है, दो तरीके के। ओके, अब प्रीलियम में क्या होता है? एक तो अपना साइंस का सेक्शन होता है प्री एग्जाम में। साइंस का सेक्शन, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? 20 क्वेश्चंस होते हैं, राइट? हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 3 मार्क्स का होता है। तो वो वैसे हमारे 60 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद में मैथ्स आ गया अपना, राइट? तो मैथ्स की भी कितने क्वेश्चंस हो गए? उसके भी 20 क्वेश्चंस हो गए। कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के हो गए। वो भी 60 मार्क्स का हो गया टोटल। और फिर जो है वो अपना आता है जनरल अवेयरनेस का, या फिर जीके भी बोल सकते हैं आप उसको। उसके 10 क्वेश्चन रहते हैं, और वो टोटल मिला के आपने कितने? 3 मार्क्स का एक हो गया, तो यहाँ पर हमारे 30 मार्क्स हो गए। तो देखो, जो मैंने आईजीसीआर का जो एग्जाम दिया था उसमें जो मेरा स्कोर था, मुझे साइंस में आउट ऑफ मिले थे 60, मैथ्स में भी मुझे आउट ऑफ मिले थे 60, और जीके में शायद मुझे लग रहा है मुझे 25 या 26, मतलब 8 क्वेश्चंस मेरे सही थे, मतलब 24, और दो माइनस हो गए, तो 22 ऐसा कुछ तो मेरा स्कोर था प्रीलियम एग्जाम में। ठीक है, और देखो, ये जो आईजीसीआर का जो भी वैकेंसी था, या फिर जो हम नोटिफिकेशन बोल सकते हैं, वो नोटिफिकेशन कब निकला था? 2021 में निकला था। तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम हो गया, मतलब जुलाई 2022 में एग्जाम हुआ था। तो उन्होंने 10 मिनट का ब्रेक देके प्रीलियम और एडवांस दोनों एक ही दिन में लिया था। मतलब प्रीलियम का एग्जाम हो गया, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक दिया, और फिर डायरेक्टली एडवांस का स्टार्ट किया था उन्होंने। ओके, अब ये जो पेपर है, अब वो जो मेरा एग्जाम था वो ऑनलाइन हुआ था, तो उसकी वजह से मेरे पास उसका कोई फिजिकल पेपर नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस याद है, वो भी मैं इस वाले में डिस्कस कर दूंगा। आया समझ में? क्लियर है? तो देखो, सबसे मैं ये जो है ना, ये मेरे पास दो सेक्शंस है, एक है मैथ्स का और दूसरा है साइंस का। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस का सेक्शन जो है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। और फिर जो सेकंड वीडियो आएगा उस सेकंड वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, जो अपना मैथ्स का है, या फिर मुझे जो लग रहा है कि आपको मैथ्स का कौन कौन सा जो भी टॉपिक्स है, उसको भी मैं आपको एक, वो मैं अलग वीडियो एक बना दूंगा। ठीक है, तो देखो, 21 जो है, 21 से क्या हो रहा है, मैं जैसे मैंने बोला 20 20 और 10 का डिमार्केशन रहता है, राइट? तो सबसे पहले 21 में देखिए, 21 जो क्वेश्चन नंबर है, वहां पर हमें क्या बोला है? वॉट डज दिस साइन मीन, मतलब हमें ये साइन एक दिया है। अब थोड़ा सा ये फोटोकॉपी है, उसकी वजह से साइन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद। देखो, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा एक अपना सर्कल बनाया, और फिर यहाँ पर ऐसा साइन है। ठीक है, तो ये साइन किसको दर्शाता है, मतलब इस साइन का मीनिंग क्या है? अब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हम इसको देखते ही रहते हैं। क्या है ये अपना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? ये सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नो पार्किंग का साइन होता है वो। आया समझ में? फिर क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। तो इसका मतलब देखो, मेरे पास हिंदी का इसका पीडीएफ जो है
वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, सो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से कहा जाता है। ठीक है। अब आपको इतना तो पता है कि गंगा, अब देखो हमें सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। हमें उसका पेरिफेरियल जो नॉलेज है, मतलब उसके आसपास का नॉलेज, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा वर्क असिस्टेंट का, उसमें भी यही क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, राइट। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा जो कोई नहीं पढ़ा था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखे वर्क असिस्टेंट के एग्जाम के, तो वो सिर्फ उसी क्वेश्चन के ओरिएंटेड रहते हैं। वो बाकी आपको कोई पेरिफेरल नॉलेज नहीं देने बैठेगा, ओके। तो मैं वो ट्राई करूंगा कि आपको वो क्वेश्चन और उसका थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका, आपको गंगा रिवर पता है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से है वो ओरिजिनेट होता है, उत्तराखंड में हो, राइट। वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में गंगोत्री नाम से एक ग्लेशियर है, ओके। हिमनग बोलते हैं हम उसको। गंगोत्री नाम का एक ग्लेशियर है, वहां से वो ओरिजिनेट होती है, ओके। अब ये गंगा जो है वो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। अब उन्होंने क्या बोला है कि दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा का मतलब हमारा जो दक्कन वाला एरिया है, उस दक्कन वाले एरिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी हमारी क्या है, गोदावरी है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। अब थोड़ा पेरिफेरियल नॉलेज, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या हम ले सकते हैं, तो देखो क्या ले सकते हैं हम। आपको ये पता होना चाहिए कि कावेरी रिवर जो है वो कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटक में ओरिजिनेट होती है, कर्नाटक, ओके। और वो कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है, तो वो कर्नाटक, कर्नाटक एक स्टेट है, फिर उसका मतलब फिर उसके बाद अपना तमिलनाडु है, ओके। ये दो स्टेट है कि जहां से अपनी कावेरी रिवर क्या हो जाती है, फ्लो होती है। फिर अब अगर देखो, यहाँ ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने गोदावरी हटा दिया, मतलब मैंने गोदावरी यहाँ पर कट कर दिया आंसर, मतलब उस यहाँ पर गोदावरी की जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन है, तो आपका आंसर इसमें, इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये दो सबसे बड़ी नदियां है। फिर नर्मदा जो रिवर है, वो नर्मदा रिवर कहाँ पर फ्लो होती है या फिर कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, वो होती है अपने मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है वो, मध्य प्रदेश में। और कौन कौन से स्टेट से बहती है, मध्य प्रदेश से फ्लो होती है, फिर महाराष्ट्र भी है, थोड़ा सा सेक्शन है, याद रखना, थोड़ा सा सेक्शन है कि जो महाराष्ट्र से फ्लो होता है, और फिर अपना गुजरात वाला एरिया है, ठीक है। और फिर कृष्णा बोलो, कृष्णा भी कहाँ पर ओरिजिनेट होता है अपना, महाराष्ट्र में ही है। और वो कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है, कृष्णा महाराष्ट्र से, फिर कर्नाटक में फ्लो होता है, फिर अपना तेलंगाना, ओके, सॉरी तेलंगाना नहीं, आंध्रा में, ओके, ठीक है। फिर ये अपना आंध्र प्रदेश। और सबसे फेमस सिटी जो है देखो कौन सी, अपने कृष्णा जो रिवर है उसमें कर्नाटक में एक सबसे बड़ा डैम है, अलमट्टी डैम है, ओके। अलमट्टी डैम है जो कृष्णा रिवर के ऊपर है। आया समझ में। तो ये थोड़ा पेरिफेरियल नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर देखो, रत्नागिरी इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, तो इसका मतलब समझ में आया आपको कि, अब देखो ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि ये जो एग्जाम था बीआरसी का वर्क असिस्टेंट का, ये हुआ था मुंबई में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में। और मुंबई कहाँ पर आता है, मुंबई आता है महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई आता है महाराष्ट्र में। तो ऐसा एक या दो क्वेश्चंस रहेंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस देंगे, किसको एडवांटेजेस देंगे, जो भी महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडवांटेज इसका मिलेगा। क्योंकि देखो, पता होगा, अदर स्टेट के भी स्टूडेंट वहां पर आएंगे एग्जाम देने के लिए, राइट, तो उनको पता हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, वो अब हर एक के ऊपर डिपेंड है। जब मैंने आईजीसीआर का एग्जाम दिया था, तो उसमें भी ऐसे दो क्वेश्चंस थे कि जो रिलेटेड थे, किसके रिलेटेड, जो तमिलनाडु, क्योंकि मेरा एग्जाम हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। तो जो तमिलनाडु की जो ज्योग्राफी है, उसके ऊपर दो क्वेश्चंस बेस है। अब मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, तो मुझे थोड़ी ना पता है कि तमिलनाडु का ज्योग्राफी क्या होगा या फिर कौन सा बीच वहां पर है, वो मुझे नहीं मालूम होगा, राइट। तो वो थोड़ा सा हर एक रीजनल को बेनिफिट होता है उतना। तो देखो, यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि रत्नागिरी एक सिटी है महाराष्ट्र में, तो वो किसके लिए फेमस है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो रत्नागिरी का आप सभी को पता होगा क्या है, मैंगोज होते हैं, मतलब आम हमारे, ओके। अब आइए 24 नंबर का क्वेश्चन, देखो ये भी मैंने जैसे बोला,
दो क्वेश्चंस तो रहेंगे कि जो आपको जो रीजनल स्टूडेंट है उनको बेनिफिट रहेगा। अब ये 20 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या है, चांदोली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। अब ये महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है वो आसानी से कर पाएंगे, लेकिन अगर देखो मैं अगर ऐसे कंसिडर करूँ, कोई यूपी का है कि कोई बिहार का है या फिर कोई तमिलनाडु से आया है, उनको थोड़ी ना पता होगा कि ये चांदोली नेशनल पार्क कहाँ पर है, नहीं पता होगा। तो वो कौन से, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आया समझ में, सांगली वहां पर है वो। हम्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है अपना, केसरी इज अ मराठी न्यूज पेपर विच वॉज फाउंडेड बाय, मतलब केसरी जो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, केसरी नाम करके एक न्यूज़पेपर आता था, वो किसने निकाला है, ऐसा एक क्वेश्चन है अपना। तो आराम से हम कर पाएंगे, क्योंकि हम देखो मुझे लग रहा है कि 7th या 8th स्टैंडर्ड से तो पढ़ते ही आ रहे हैं केसरी एंड मराठा। ये जो दो न्यूज़पेपर थे वो कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने किया था, तो वो बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज अ महाराष्ट्र डे, मतलब महाराष्ट्र दिन करके एक ऐसा डे है, मतलब हर एक स्टेट का एक डेज रहता है कि उस दिन पे वो क्या हुआ था, लिबरेट हुआ था या फिर इंडिपेंडेंट हुआ था। तो वो एक ऐसा कौन सा डे है कि जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, 1 देखो ये थर्ड तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा, ये थर्ड क्वेश्चन है कि जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट को बेनिफिशियल है, थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो 27 नंबर पे आई है, वेर इज चार मीनार लोकेटेड। अब चार मीनार कहाँ पर लोकेटेड है, या देखो ये चार मीनार, फिर कुतुब मीनार, ऐसे बहुत सारे हमारे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मतलब मॉन्यूमेंट्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो एक्चुअली किसने बनाया था, कहाँ पर लोकेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो चार मीनार कहाँ पर है अपना, हैदराबाद जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगरा में क्या है, आगरा में अपना ताजमहल है। बेंगलोर में ऐसा कोई फेमस, मैसूर पैलेस है, देखो बेंगलोर मैसूर पैलेस, एक्चुअली वो मैसूर में है, बट हाँ चलो जाने दो, बेंगलोर वैसे कुछ सेंस नहीं बनता है उसमें। और दिल्ली में तो अपने बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है, ओके, तो वो याद रखिए आप। 28 नंबर पे आइए, द होवरा बीच, सॉरी ब्रिज जो है वेस्ट बंगाल में, वो कौन से रिवर पे है। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ा सा इतना तो पता होना चाहिए कि जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल अपना, उस वेस्ट बंगाल से कौन कौन सी रिवर बहती है वो पता होगा आपको, राइट। देखो अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, मे बी शायद मैप मेरा गलत भी आ सकता है, बट डोंट वरी, ऐसे कुछ तो करके है अपना, राइट। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से अपनी गंगा रिवर आती है, राइट। गंगा रिवर, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये गंगा रिवर यहाँ पर दो दो हिस्सों में बट जाती है। तो ये जो, ये बांग्लादेश, ये क्या है अपना, ये बांग्लादेश वाला एरिया, राइट। ये बांग्लादेश वाले एरिया में जो स्ट्रीम गया है गंगा का, उसको गंगा बोला जाता है। और ये जो है उसको क्या बोला जाता है, हम हुबली बोलते हैं या फिर हुगली बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, कौन से रिवर पे है, हुगली रिवर पे है। आया समझ में, ठीक है। फिर देखो 29 पे आइए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन महाराष्ट्र इज फेमस फॉर रेसलिंग, मतलब महाराष्ट्र में ऐसे कौन सा शहर है कि जो पहलवान जो होते हैं अपने रेसलर, उनके लिए फेमस है। तो ये है अपना आंसर कोल्हापुर। ठीक है, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है कि जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ओरिएंटेड है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। अब सबसे बड़ी बॉर्डर जो है वो कौन कौन शेयर करता है, सबसे बड़ी बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश शेयर करता है। ठीक है, सबसे बड़ी बॉर्डर जो है वो अपना बांग्लादेश शेयर करता है, और फिर उसके बाद चाइना आता है। अब अब अगर आपको सबसे छोटी भी देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी बोली है, तो अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा कौन-सा वाला है? फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे इंडिया जो है, हमारा देश जो है इंडिया, उसको कितने इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं? ऐसे भी आ सकता है। तो देखो कौन-कौन से टच करते हैं हमें? एक तो है अपना पाकिस्तान, ठीक है? अपना पाकिस्तान नहीं हमारे बॉर्डर में मैं बोल रहा हूँ। एक तो है पाकिस्तान वाला एरिया, फिर है अपना अफ़गानिस्तान वाला एरिया, छोटा-सा है अफ़गानिस्तान का, याद रखना। फिर है चाइना वाला एरिया, ओके? फिर आता है अपना नेपाल, फिर है भूटान, फिर अपना बांग्लादेश है,
एंड देन अपना म्यांमार। ओके, तो इतने सारे कंट्रीज क्या करते हैं, अपने इंडिया को टच करते हैं। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये है ज्योग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ज्योग्राफी, आई थिंक 7th स्टैंडर्ड का बुक होगा, सिक्स या 7th स्टैंडर्ड का। वहां पर ये दिया है, अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम, मतलब जो अपनी अर्थ है वो कैसे घूमती है, कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में घूमती है, तो वो घूमती है अपनी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। राइट, ये याद रखना। अब अगर मैं इसके कंटेक्स्ट में आपको अगर दूसरा सवाल पूछूं, मतलब हमारा जो कंट्री है वो किस गोलार्ध में आता है, हेमिस्फीयर बोलते हैं ना हम उसको, वो कौन कौन से गोलार्ध में आता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। ठीक है, ये। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। अब यहाँ पर हमें क्या बोला, फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, फंडामेंटल, अब आपको पता ही होगा फंडामेंटल किसे कहते हैं, क्या है वो फंडामेंटल यूनिट, अपने एम के एस सिस्टम एक होता है, और दूसरा एम फॉर क्या है, वो मीटर है, के फॉर क्या हो गया, किलो, और यस फोर क्या हो गया, सेकेंड हो गया अपना। राइट, एम के एस, फिर एसआई सिस्टम, एसआई स्टैंडर्ड भी होता है। तो देखो, एम के एस मतलब मीटर तो आ गया, सेकेंड भी आ गया, किलोग्राम भी आ गया, तो इसका मतलब कौन सा नहीं है बोला है ना, कौन सा नहीं है, तो लीटर क्या हो जाएगा अपना, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, वर्क असिस्टेंट में इतने डिफिकल्ट भी सवाल नहीं आते, अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छी पढ़ाई की ना तो आपका आराम से हो जाएगा। अब फिर क्या दिया है देखो, अब ये वाला साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब हमें दिया है कि वाटर ड्रॉपलेट जो है सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर इज ड्यू टू। अब यहाँ पर बोला क्या है देखो, ग्लास कंटेनिंग, एक ग्लास है अपना, राइट, उस ग्लास में हमने क्या लिया है, ठंडा पानी लिया है। ओके, ठंडा पानी है उस ग्लास में। अब अगर आपने कभी देखा होगा ना, अगर आपने बॉटल भी ली होगी, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस ट्रैवलिंग के वक्त हम क्या कर लेते हैं, एक ठंडी बॉटल लेते हैं। तो अगर आपने उसको ध्यान से देखा ना, अगर थोड़ी देर के बाद वो जो आउटर एरिया होता है ना, मतलब उसका बाहर का जो एरिया है, उसके ऊपर क्या होता है, पानी पानी जम जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, ऐसा होता है बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से। अब ये देखो, ये पता होना चाहिए आपको, जो अपने जो सब्सटेंसेस है उनके कितने टाइप्स होते हैं, सॉरी सॉरी, उनके स्टेट कितनी होती है, एक तो होती है अपनी सॉलिड, राइट, दूसरा होता है अपना लिक्विड है, और फिर क्या है अपना गैस है। राइट, ये तीनों उसके स्टेट है, मतलब वैसे तो 5 स्टेट है, फिर है प्लाज्मा, और फिफ्थ वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ऐसे 5 है। तो हमें सिर्फ अभी इन तीनों के ऊपर ही फोकस करना है। अब मुझे इतना बताइए, जब सॉलिड का कन्वर्जन हम हीट, अगर हम सॉलिड को हीट देंगे और उसका कन्वर्जन अगर लिक्विड में हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर अगर मैं लिक्विड को, लिक्विड है अपनी वाटर है, उस वाटर को मैं हीट दे रहा हूँ और उसका कन्वर्जन हो रहा है गैस में, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इवापोरेशन। ओके, उसको बोला जाएगा इवापोरेशन। बारिश जो होती है वो अपनी इवापोरेशन की वजह से होती है। और यही कन्वर्जन अगर मैं बोलूँ आपको कि कन्वर्जन कौन सा, अगर गैस का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में, क्या गैस का कन्वर्जन अगर लिक्विड में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड का गैस में हो रहा है तो इवापोरेशन, गैस का लिक्विड में जा रहा है तो कंडेंसेशन। और अगर डायरेक्टली अपना सॉलिड में, सॉलिड का जो सब्सटेंस है वही अगर डायरेक्ट अपना गैस में चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली हो रहा है, मतलब ये कन्वर्जन कैसा होता है, जब सॉलिड का होता है लिक्विड में और लिक्विड का होता है गैस में, लेकिन ये बीच का फेज ही कट हो गया और डायरेक्टली वो गैस में चला गया, तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, आया ये इसका इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको, क्या कहते हैं हम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, डिफिशियंसी। हाँ, ये वाला टॉपिक जो है ना वो याद रखना थोड़ा सा आपको, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब विटामिन जो है, विटामिन का चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने आईजीसीआर का जो भी एग्जाम दिया था ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे उसमें। ठीक है, जस्ट वेट थोड़ा सा कीजिए। देखो, आपको पता क्या क्या होना चाहिए, आपको विटामिन्स जो है उन विटामिन्स के आपको नाम पता होने चाहिए। मतलब देखो, विटामिन ए जो है, विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, उसको रेटिनॉल बोला जाता है। राइट, विटामिन बी जो है उसका केमिकल नाम क्या है, विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, फिर विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है,
फिर ई का केमिकल नाम क्या है, सबके केमिकल नेम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और फिर एज़ वेल एज़ उनकी वजह से मतलब उनका डिफिशियंसी है जो है, उनकी वजह से कौन-सा डिसीज़ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर ही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात कर लेते हैं। देखो मैंने पहले भी आपको बोला है, मैंने जितने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखे ना, वो सभी सिर्फ़ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्वेश्चन है उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर। बाकी कोई भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है? लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आउट ऑफ द क्योंकि मैंने खुद से वो निकाला है तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है? कोई भी आपको पढ़ा सकता है। देखो ये क्वेश्चन है उसने उसने आंसर देखे उसके और फिर वो यहाँ पर आके बोल भी सकता है। लेकिन देखो ना आप खुद समझ लीजिए जिस बंदे ने ऑलरेडी एग्ज़ाम निकाला है तो उसको पता होगा ना कि क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, क्या क्वेश्चन्स आ रहे हैं उसमें से। तो उसकी वजह से मैं आपको थोड़ा-सा इसका पेरिफेरल नॉलेज दे रहा हूँ। हुँ, देखो 34 नंबर का बोलिए, 34 में क्या है? तो डिफिशियंसी जो है नाउ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की जो भी कमतरता होती है अपने उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से गॉइटर जो डिसीज़ है, वो गॉइटर डिसीज़ हो जाता है। हाँ, अब आप यहीं पर मुझे बताइए, जो ए ऑप्शन है स्कर्वी, स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी का जो डिफिशियंसी है, उसकी वजह से होता है। मतलब विटामिन देखो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विटामिन ए जो है, उसकी विटामिन ए की वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं हम उसको। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हमें दिखना कम हो जाता है अंधेरे में। फिर विटामिन बी की वजह से क्या होता है अपना? विटामिन बी की वजह से बेरी-बेरी होते हैं, बेरी-बेरी या फिर जो मसल्स होती है अपनी, वो मसल्स थोड़ी-सी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। हमारे जो दाँत है, उससे क्या होता है, खून निकल के आता है। हुँ, फिर विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी में क्या हो जाएगा, विटामिन सी की वजह से हो जाता है अपना स्कर्वी और विटामिन डी की वजह से क्या हो जाता है अपना रिकेट्स, ओके? फिर अब क्या कह सकते हैं हम हाँ, अब आयरन जो है, वो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो जाता है अपना एनीमिया हो जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी देखो एनीमिया, एनीमिया क्यों हो जाता है? क्योंकि आयरन की कमी होती है अपने शरीर में। फिर डी का मतलब रिकेट्स है, रिकेट्स क्यों होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की वजह से। उसकी कमी की वजह से क्या होता है अपने सॉरी रिकेट्स हो जाता है। अब देखो मुझे आईजीसीआर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मुझे बोला क्या गया था उसमें मुझे 2 क्वेश्चन्स थे विटामिन जो है ना उसके। मेरा पहला क्वेश्चन था कि विटामिन जो के है, उस विटामिन के का काम क्या होता है? और मुझे 4 ऑप्शंस दिए थे, तो वो ये आसान था, जो भी पढ़ के जाएगा उसको आसानी से वो हो जाएगा। उसका काम क्या है विटामिन के का? ब्लड क्लॉटिंग कर लेता है वो। ब्लड मतलब अगर आपको कहीं पर भी कुछ खरोच आ गई, तो वहाँ पर से क्या हो जाता है खून स्टार्ट होता था निकलना। लेकिन अगर खून अगर स्टार्ट हो जाएगा निकलना, तो वो जो कुछ देर से क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो वो किसकी वजह से रुकता है? विटामिन के की वजह से रुकता है। और फिर दूसरा एक क्वेश्चन था कि कौन-सा एक ऐसा विटामिन है कि जिसकी वजह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें इनफर्टिलिटी आती है? मतलब जो भी हमारा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें इनफर्टिलिटी कौन से विटामिन की वजह से आता है? ये भी हमें एक क्वेश्चन था। तो वो कौन-सा आता है? विटामिन ई की वजह से। तो देखो, आपको ये कोई पढ़ाएगा नहीं यूट्यूब पे, ठीक है? आपको जैसा दिया है वैसे ही वो जो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज सॉल्ट कॉजेस गोइटर चलो ठीक है हो गया क्वेश्चन चलो आगे चला जाइए। लेकिन ये मुझे पता है ना कि मेरे एग्जाम में क्या आया था विटामिन के का भी आया था विटामिन ई का भी आया था लेकिन हम लोग क्या करते हैं सिर्फ ए बी सी डी ही करके जाते हैं विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी और डी और हमें लगता है कि हाँ चलो हो गया हमने पढ़ लिया है सब कुछ वैसा नहीं होता। ठीक है वो ये याद रखना। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी एक अच्छी डायरेक्शन में चली जाएगी। हाँ, अब देखो उम, क्वेश्चन नंबर 36 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब जो 2 तरीके के विटामिन्स होते हैं, 2 तरीके के विटामिन से एक तो है अपना फैट सोल्यूबल, ओके? और दूसरा है अपना वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। उम, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं KEDA ठीक है? KEDA मतलब कीड़ा, क्या बोल सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? कीड़ा बोल सकते हो ओके उसको। कीड़ा जो है वो क्या है? फैट सॉल्युबल मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी विटामिन ए ये जो है वो
फैट में सोल्यूबल विटामिन है। और जो बीसी है, बीसी, बीसी कैसा है अपना, वाटर सोल्यूबल है। तो बीसी वाटर सोल्यूबल है, तो यहाँ पर ऑप्शन अपना विटामिन सी आ जाएगा। आया समझ में? हाँ, और एक विटामिन से मुझे क्वेश्चन आ गया, याद आ गया, जो मुझे आईजीसीआर का जो पेपर हुआ था उसके मेंस में पूछा गया था, मतलब जो एडवांस का था उसमें पूछा गया था। क्या था, मतलब हमें साइनोकोबाल्टामाइन, ओके, साइनोकोबाल्टामाइन किस विटामिन का टाइप है, या फिर या ऐसा नहीं था शायद, मुझे ऐसे दिया था कि नीचे में से मतलब चार ऑप्शंस दिए थे हमें, और विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैव अ कंटेंट, मतलब निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ये अपना क्वेश्चन था। तो कोबाल्ट पाया जाता है तो क्या होगा, B12 आता है। B12 को ही क्या बोला जाता है, साइनोकोबाल्टामाइन उसका केमिकल नेम है, तो वो याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं अपने। व्होल मील ब्रेड एंड सीरियल आर रिच इन, मतलब जो भी अपने ब्रेड एंड सीरियल्स जो है ना, वो किस में रिच होता है। अब थोड़ा सा आप याद रखिए, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाए आप लोग। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, क्या उसमें आपको, या तो ये पता होना चाहिए कि सीरियल्स जो होते हैं अपने, उन सीरियल्स में से हमें क्या मिलता है। सीरियल्स जो है वो हमें प्रोटीन्स तो दे देती है, राइट, और क्या क्या है, फाइबर्स भी मिलते हैं उससे। फिर देखो, या तो इतना याद रखिए, उससे हमें विटामिन भी मिलती है, मिनरल्स भी मिलती है उससे, राइट। फिर फाइटोकेमिकल्स या फिर विटामिन मिनरल्स भी है। अब यहाँ पर आप विटामिन देखो कहाँ पर है, विटामिन सी भी है, विटामिन बी भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्ब्स, सीरियल्स जो होती है वो क्या होता है, कार्ब्स, कार्ब जो होते हैं वो थोड़े से इंस्टेंट अमाउंट में हमें हमारी बॉडी को क्या कर लेते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38। देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 38, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। अब क्या बोलेंगे आप लोग, केमिकल नेम क्या होगा उसका, केमिकल नेम क्या है। मैंने पहले भी बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल नेम विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन ए जो है, उस विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है, आई थिंक थाइमीन बोलते हैं उसको, थाइमीन। और फिर बी में ही क्या है, एक विटामिन B12 भी आता है जिसमें कोबाल्ट होता है, और उसको उसको क्या बोला जाता है, साइनो कोबाल्टामाइन बोला जाता है उसको। विटामिन सी को क्या कहते हैं हम, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। और विटामिन डी को मुझे लगता है टोकोफेरॉल, या फिर ऐसा कुछ तो है। विटामिन डी को आप लोग चेक करना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। एर्गो एर्गो हाँ, एर्गो कैल्सीफेरॉल बोला जाता है आई थिंक, एर्गो कैल्सीफेरॉल। चेक करना आप प्लीज, ओके। आई एम नॉट, मैं श्योर नहीं हूँ डी को। और ई को मुझे लगता है टोकोफेरॉल बोलते हैं। ये आप दोनों चेक कर लीजिए, ओके। डी एंड ई को आप चेक करना, मुझे लग रहा है कि होगा सही, फिर भी आप एक बार चेक कीजिए उसको। आसान है देखो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 39। फोर्स एंड इनर्शिया आर डिफाइंड इन, मतलब फोर्स, मतलब न्यूटन का अपना कौन सा लॉ है कि जो फोर्स एंड इनर्शिया को डिटरमाइन करता है। आपका न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आसानी से ये हो जाएगा। अब इनर्शिया का मतलब आपको समझ में आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया मतलब होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अपने जो कंडीशन है उस कंडीशन में जब रहता है ना, मतलब जो उसकी मतलब उसकी जो टेंडेंसी है उसी कंडीशन में रहने की, उसको क्या बोला जाता है, इनर्शिया बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या है, एक पत्थर है, ओके, वहां पर क्या है, एक पत्थर है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उसको फोर्स लगा रहा हूँ उसके ऊपर, या फिर मैं हम देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लात मार रहा हूँ, या फिर लात मार रहा हूँ, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह से। तो वो जो उसकी टेंडेंसी है
कि वो ना हिलना जो उसकी टेंडेंसी है ना, उसको क्या बोला जाता है? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है? आया समझ में? इनर्शिया का मतलब क्या है? अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो मोमेंटम के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, वो अपना मोमेंटम जो होता है, उसके रिलेटेड है। और न्यूटन का थर्ड लॉ तो मुझे लग रहा है कि सबको मालूम ही होगा कि क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो है। ठीक है? आया समझ में? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? कैचिंग अ क्रिकेट बॉल वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ, किसके ऊपर मतलब जो हम कैच करते हैं, आया समझ में? देखो, एवरी, मैंने अभी आपको न्यूटन का थर्ड लॉ बताया। क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? एवरी सॉरी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? तो वो कौन से, किसके ऊपर वर्क करेगा वो? न्यूटन का लॉ, न्यूटन्स लॉ है वो। ओके, न्यूटन का कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ जो भी है, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है, उसके ऊपर क्या करता है? ये प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ दिया है क्या? फोर्स है, इनर्शिया है, लीनियर मोमेंटम है, ऐसे दिया है, राइट? तो आप लोग क्या करेंगे? कौन सा है वो आपका? लीनियर मोमेंटम के ऊपर। मोशन नहीं बोल सकते आप लोग, ठीक है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन वो लीनियर मोमेंटम के ऊपर काम करता है। क्यों लीनियर मोमेंटम के? क्योंकि या देखो, आप इतना तो समझ लेना। अब आप आईपीएल देखते हैं, राइट? आईपीएल में क्या होता है? वो लीनियर प्रोजेक्शन दिखाते हैं ना। अगर 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 किसी प्लेयर ने अगर हिट कर दिया बॉल को, तो वो लीनियर प्रोजेक्शन दिखाते हैं कि वो ऐसे जाके इतने मीटर का सिक्स हो गया, राइट? तो वो क्या हो जाएगा? अपना लीनियर मोमेंटम के ऊपर वर्क करता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41, क्या दिया है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट इंसुलेटर? इंसुलेटर नहीं है। अब इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया? इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया? कि जो बैड कंडक्टर है, किसके बैड कंडक्टर है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, उसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। बोलो अब यहां से कौन सा इंसुलेटर नहीं है? तो ये कॉपर क्या हो जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है? आसान है ये, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर 42 में क्या है? 42 में लीकेज ऑफ एलपीजी गैस इज डिटेक्टेड इजीली ड्यू टू द, क्यू? देखो, एलपीजी जो गैस होता है, एलपीजी गैस में क्या होता है बताइए मुझे आप? ब्यूटेन एंड क्या रहता है अपना? एलपीजी में दो गैस रहते हैं, देखो ये पता होना चाहिए। मिथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मतलब दो गैस कौन कौन से हो गए अपने? प्रोपेन और ब्यूटेन हो गया, दो गैस, जिससे एलपीजी बनता है। लेकिन एलपीजी को, ये जो दो गैस है ना जिससे बन रहा है, उसको कोई भी ऑर्डर नहीं, मतलब उससे हम कोई भी क्या कह सकते हैं हम उसको? ऑर्डर नहीं, ऑर्डर का मतलब अपना जो हम सुनते हैं ना, मतलब सुनते हैं मतलब हमारे नाक नाक को, मुझे वो एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद आ रहा है, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ। तो उसको कोई भी ऑर्डर नहीं रहता है, राइट? लेकिन फिर भी हम हमें उसका क्या होता है, जब भी लीकेज होता है तो हमें सुनना पड़ता है कि हाँ, कुछ तो हो रहा है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें गैस रहता है, मिथाइल मर्सेप्टाइन नाम का, उसकी वजह से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा अपना? डी, फास्ट डिफ्यूजन ऑफ अनप्लीजेंट स्मेलिंग इथाइल मर्सेप्टाइन। ठीक है? आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। ह्यूमन आई वाला देखो, ह्यूमन आई जो है ना, आई थिंक सीबीएसई नाइन्थ का, या फिर सीबीएसई नाइन्थ या फिर टेंथ की बुक है, देखो साइंस में। उसमें ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। मतलब आप वो करके ही जाना है आपको। उसमें जो आई वाला चैप्टर है ना, आई, फिर रिफ्लेक्शन है, फिर रिफ्लेक्शन है, फिर क्या क्या है, लाइट वाला एक चैप्टर है, फिर हीट का एक चैप्टर है। ये चैप्टर आपको करके ही जाने मस्ट है। ओके, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो क्या हो गया, जस्ट वेट। हमें क्या बोला है? द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन, मतलब जो अपनी ह्यूमन आई जो है, मतलब हमारा जो आंख है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो उसकी इमेज क्या होती है? हमारे जो रेटिना होती है ना, उस रेटिना के ऊपर क्या बनती है। ओके, तो उसी वजह से हमें समझ में आता है कि हाँ, ये यूट्यूब का आइकॉन है और ये मेरा लेक्चर है। ओके, आया समझ में? अब बोलो, मेन कॉन्स्टिट्यूट जो है बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूट कौन है? मीथेन है। अब मीथेन का मुझे केमिकल फॉर्मूला बोले, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला आता है CH4। क्लियर है? आया समझ में ये आपको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो।
द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का अल्टीमेट एनर्जी सोर्स कौन सा है? कौन सा होगा? ऑब्वियसली बात है, सन ही होगा ना, कोई दूसरा क्यों लगाएंगे हम? फिर आगे, विच अमंग द फॉलोइंग, विच वन इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। मतलब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए और हमें बोला है कि खरीफ, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी अपने खरीफ क्रॉप्स रहते हैं वो कब आते हैं? कब होते हैं? जब भी हमारा रेनी सीजन होता है, मतलब जब भी बारिश हमारे स्टार्ट हो जाती है, तो वो बारिश के वक्त हम जो भी क्रॉप लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप रहते हैं, राइट? अब अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम भी, मैं भी फार्मर फार्मर जो बैकग्राउंड है मेरा, वो भी मैं बैकग्राउंड फार्मर से हूँ, राइट? तो आप थोड़ा सा आप सोचिए, मेज का मतलब क्या होता है? जो मक्का होती है अपनी, ओके, वो। फिर कॉटन, फिर उड़द, और ये मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब मोहरी, मतलब हम जो भी अपने स्पाइसेस है उसमें यूज करते हैं। तो कोई क्यों, ये अपना क्या हो जाएगा? ये ऑड ऑड है ना, वो बाहर चला जाएगा आसानी से, राइट? आए समझ में? क्लियर है? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व, मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1970 या फिर 65 के बीच में, उसमें क्या, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे 1970 के बीच में, या राइट? तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो क्रॉप वैरायटी हमें इंट्रोड्यूस करनी थी, ओके। क्रॉप वैरायटी इंट्रोड्यूस करना था, फिर इरिगेशन फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करनी थी, फिर फर्टिलाइजर का अब ये सब यूज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल कब होगा? जब हम वेरियस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है वो जब हम यूज करेंगे तभी तो पॉसिबल होगा ना। तो उसकी वजह से ये अपना ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? अपना इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, मुझे ये क्वेश्चन पूछा था आईजीसीआर में, ओके। आईजीसीआर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आया था कि सबसे पहले, ओके, सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ था? ये मुझे आप कहाँ पर बताएंगे आंसर इसका? कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा। आया समझ में? देखो, अब यहाँ पर दिया क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड का जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? सॉलिड में होता है, याद रखना, सॉलिड। फिर आपको इतना तो पता होगा कि साउंड को स्पीड में जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो वैक्यूम में तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकता। क्यों ट्रैवल नहीं कर सकता? क्योंकि वैक्यूम में कुछ मीडियम ही नहीं है उसको ट्रैवल करने के लिए। तो साउंड लिक्विड से पास होता है, सॉलिड से पास होता है, और फिर एयर से भी पास होता है, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा उसकी कहाँ पर है स्पीड? सॉलिड में। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, अल्कोहल सॉलिड में है, या फिर स्टील सॉलिड में है, या फिर ईयर सॉलिड में? तो अपना स्टील सॉलिड में, ठीक है। फिर अब बोलो, विच गैस इज यूज्ड टू पुश द प्लास्टिक बैर विथ चिप्स और अदर फूड आइटम फाइड इन ऑल आर पैक्ड फॉर सेल्स। देखो ये इसका क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? जो अपना हमने लेज के वेफर्स जो होते हैं, उस वेफर्स के आपने पैकेट देखे होंगे, वो 5 रुपए का आता है, लेकिन उसमें कुछ होता ही नहीं है, राइट? थोड़े थोड़े से होते हैं। तो उसमें एक गैस यूज होता है, तो उस गैस को क्या बोला जाता है? देखो, ऑक्सीजन तो अगर आपको पता नहीं है, सिंपल सी बात है, नहीं पता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो हाँ, देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो यूज होंगी नहीं, क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात है, हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे हम उसको? वो छोड़ दो। कार्बन डाइऑक्साइड होता होगा? नहीं होता। हीलियम, हीलियम तो जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, फायर में। हीलियम कहाँ पर यूज होता है? जो अपने बलून्स होते हैं, उस बलून्स को एयर फील करने में हीलियम यूज होता है। और जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन किस में यूज होता है? ये जो प्लास्टिक बैग्स है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब आगे, द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूस चांसेस ऑफ, मतलब देखो, बहुत सारे हमें जो भी पानी आता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? कंटामिनेटेड वाटर रहता है, राइट? बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। तो अगर हमने पूरा साफ पानी जो है, क्लीन वाटर अगर हमने प्रोवाइड किया हर एक को, तो क्या मतलब कौन सा निम्नलिखित में से हमें कौन सा उसकी चांस कम हो जाएगा? एक तो फर्स्ट वन क्या है? वाटर बोर्न डिसीज है, राइट है। दूसरा क्या है? ईयर बोर्न डिसीज है। फिर डिसीजेस थ्रू वेक्टर, एंड फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अब डी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता।
ईयरबोर्न का भी डिसीज नहीं होगा, डिसीजेस थ्रू वेक्टर्स भी नहीं होगा, या फिर वाटरन बोर्न डिसीज क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमने इस सेक्शन में हमने क्या किया है, साइंस और जनरल नॉलेज का हमने ये सेक्शन किया है। अब जो भी मेरा अगला सेशन होगा, उस अगले सेशन में मैं क्या करूंगा, आपको मैथ्स का मैं बताऊंगा। ठीक है, और मैं और एक सीरीज लाऊंगा कि जिसमें आपको कौन कौन से मैथ्स के टॉपिक करने हैं, या फिर जो साइंस है। मेन मेन पार्ट देखो साइंस का है। क्यों? क्योंकि बीआरसी क्या है, अपना एक साइंस के रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपको साइंस आना ही चाहिए। ठीक है, या फिर अगर किसी को मेरे नोट्स भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करना। ठीक है, तो मैं आपको मेरे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा साइंस के। ओके, चलो बाय, थैंक यू।